एक तो वैसे ही यूएई, ओमान, ये जो जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनका अपना प्लेयर तो कोई है नहीं, सिर्फ पैसों के लिए खेल रहे हैं। सारे प्लेयर सिर्फ पैसों के लिए। वो यहाँ से सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल रहा है। यहाँ से पाकिस्तान से 4 प्लेयर बुला लिए, 2 इंडिया से बुला लिए, एक आध श्रीलंका से, बांग्लादेश से बुला के टीम बना दो, कब तक खेलेंगे वो? तो वो मतलब कि वो उनका क्रिकेट का मेरे को लगता नहीं है कोई भविष्य है जब तक आपके इंडिजीनियस प्लेयर्स नहीं है, और वो मज़ा भी नहीं आता। आईसीसी को भी पता चल गया है कि अगर आपको क्रिकेट को ग्रो करना है तो आपको बढ़िया फैसिलिटीज़ और बड़े ग्राउंड और वीआईपी ट्रीटमेंट, ये सब के अलावा आपको फैंस भी चाहिए होते हैं, आपको क्राउड भी चाहिए होता है। अगर आपको रियली में क्रिकेट को ग्रो करना है और अपनी रीच पहुंचानी है ज़्यादा लोगों तक, तो आपको क्राउड चाहिए होता है डेफिनेटली। आईसीसी ने नेपाल के अंदर वो एक स्पार्क, वो उम्मीद, वो एक आशा देखिए, एक भरोसा देखा है नेपाल की, नेपाल क्रिकेट के अंदर, जो उसने पहले यूएई के लिए देखा था और यूएई में जाके अपना बेस बनाया। आईसीसी के जो हेड ऑफिस है वो यूएई बेस्ड है, दुबई बेस्ड है, अपनी एकेडमी बनाई। वो जो चांस था उस टाइम पे आईसीसी अपना एक न्यूट्रल वेन्यू के लिए जगह ढूंढ रहा था, जगह की तलाश थी उन्हें कि पूरे वर्ल्ड का सेंटर हो। यूएई को उन्होंने माना क्योंकि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें उनको काफ़ी गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा, यूएई की गवर्नमेंट ने। उसके तहत उन्होंने अकेडमी बनाई दुबई के अंदर। उसके बाद उनके बड़े बड़े ग्राउंड्स बनाए, बड़े बड़े इवेंट्स लगाए। बट इतना काफ़ी नहीं होता है। आप देखिए, आप क्रिकेट तो खिला लोगे बट क्राउड कहाँ से खरीद के लेके आओगे? आपको नेचुरल फैन बेस चाहिए होता है। आप नकली क्राउड खिला के, ज़बरदस्ती टिकट बेच के आप बुला तो लोगे, पर वो मज़ा नहीं आएगा। और वो जो नेचुरल जो अग्रेशन रहता है जो फैंस का, वो आप नहीं दिखा सकते, चाहे आप जितना भी पैसा लगा लीजिए। पैसे से आप क्रिकेट खरीद लोगे, प्लेयर्स खरीद लोगे, वो पैशन नहीं खरीद पाओगे। तो अब क्रिकेट का जो नेक्स्ट चैप्टर, अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर थोड़ी क्रिकेट चेंज हो रही है, और जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, सबकी निगाहें अभी सिर्फ नेपाल क्रिकेट के ऊपर है। इवन आईसीसी नेपाल को उसी हिसाब से डेवलप करने के लिए कदम उठा रहा है। उसी के चलते अभी जो एक लास्ट न्यूज़ आई है, जो आईसीसी के ग्रेग बार्कले, वो नेपाल के 3 दिनों के भ्रमण के लिए आ रहे हैं 18 से 21 मार्च के लिए। और जो पहला आईसीसी का इवेंट जो नेपाल को मिला है होस्ट करने को, पूरा तो नहीं, को होस्ट करने को जो मिला है, वो आईसीसी अंडर 19 वुमेंस का वर्ल्ड कप जो 2027 में होगा। नेपाल भी उसको को होस्ट कर रहा है इंडिया के साथ। तो उसी के तहत वो टीयू और मुल्पानी के ग्राउंड को विजिट करके और वहाँ की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आएंगे। अभी वैसे वो टूर्नामेंट होने में लगभग आपके 3 साल पूरे पड़े हैं, बट फिर भी उनका देखने का जो नज़रिया है वो ये पॉजिटिव इंडिकेशन देना चाहते हैं आईसीसी की तरफ से कि जिस आपका फैन बेस नेपाल के अंदर है ऑलरेडी, इवन छोटे नेशनल टूर्नामेंट के अंदर भी हमारा इतना अच्छा खासा क्राउड आ जाता है, जो कि आप नेशनल तो छोड़िए, आप इंटरनेशनल मैचेस यूएई में अभी जो स्कॉटलैंड के साथ सीरीज हो रही थी, ग्राउंड में एक बंदा नहीं था। ग्राउंड में कुल मिला के ग्राउंड स्टाफ को अगर छोड़ दिया जाए तो मुश्किल से 10 लोग भी नहीं थे। ऐसे में क्रिकेट खेलना कितना क्या बीतती होगी प्लेयर्स के ऊपर, आप खुद देखिए कि आपको चीयर करने वाला कोई नहीं, आप किसके लिए कर रहे हो भाई? स्पोर्ट्स एक ऐसा है, क्रिकेट एक ऐसी, कोई सा भी स्पोर्ट्स, अगर आपके पास फैन नहीं है क्राउड के अंदर, तो स्टेडियम के अंदर कोई फैन नहीं है, कोई आपको चीयर करने के लिए नहीं, तो आप खेल क्यों रहे हो? आपको अपने अस्तित्व के ऊपर सवाल पूछने लग जाते हो कि भाई हम खेल किसके लिए रहे हैं। फैंस की व्यूअरशिप भी आपकी टीवी के थ्रू भी नहीं आ रही है, ग्राउंड में तो रियलिटी में कोई दिख ही नहीं रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। एक तो वैसे ही यूएई, ओमान, ये जो जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनका अपना प्लेयर तो कोई है नहीं, सिर्फ पैसों के लिए खेल रहे हैं। सारे प्लेयर सिर्फ पैसों के लिए। वो यहाँ से सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल रहा है। यहाँ से पाकिस्तान से 4 प्लेयर बुला लिए, 2 इंडिया से बुला लिए, एक आध श्रीलंका से, बांग्लादेश से बुला के टीम बना दो, कब तक खेलेंगे वो? तो वो मतलब कि वो उनका क्रिकेट का मेरे को लगता नहीं है कोई भविष्य है जब तक आपका इंडिजीनियस प्लेयर्स नहीं है, और वो मज़ा भी नहीं आता। जो पाकिस्तान, इंडिया से जो लोग जाकर वहाँ पर रह रहे हैं, उनके बच्चे अगर भविष्य में खेल भी लेंगे तो वो किसको सपोर्ट करेंगे? इंडिया वर्सेस यूएई के बीच में या पाकिस्तान वर्सेस यूएई के बीच में? तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा से रहेगा उनके फैंस के बीच में, उनके प्लेयर्स के बीच में। और वो जो प्योरिटी होती है ना अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाली, वो फीलिंग उन्हें कभी महसूस नहीं होने वाली है। ये फैक्ट है, आप माने चाहे ना माने, ये बिल्कुल ही बहुत बड़ा फैक्ट है। यूएसए के साथ भी ऐसा ही है। हाँ, तो मैं आईसीसी की बात कर रहा था। आईसीसी नेपाल को एज अ न्यूट्रल वेन्यू, अब वो आईसीसी यूएई को जैसे सोचता था, उन्होंने बड़े बड़े स्टेडियम्स बनाए, इंफ्रा खड़ा किया वहाँ पर, बट कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा। आप मैचेस कैसे कराओगे? इतनी गर्मी, एक तो पहले बात तो टेम्परेचर, सिर्फ पैसा ही नहीं होता ना हर चीज़। आपके पास फ्लाइट का, आपके पास क्या बोलते हैं कि एक्सेस है। लोग बोलते हैं कि यूएई एक ट्रांजिट पॉइंट है, यूएई एक ट्रांजिट है, दुबई एक ट्रांजिट है। पूरे यूरोप की जो अमेरिका की फ्लाइट जाती है एशिया से होते हुए तो दुबई रुक के जाती है, तो इसी के चलते यूएई सूटेबल है। सिर्फ यही एक फैक्टर की वजह से आप सिर्फ सारा क्रिकेट का बेस यूएई के अंदर ले जाओगे?
क्या इतने से ही क्रिकेट ग्रो हो जाएगा? नहीं होगा। अब पता चल रहा है, क्योंकि आपको ग्रो करने के लिए एक्टिव फैन बेस भी चाहिए, एक्टिव फैन बेस, ना कि टेलीविजन पे देख रहे हैं लेटे लेटे, मोबाइल खोल लिया, बस जब मैच आ रहा है थोड़ा बहुत देख लिया, जब मैच नहीं आ रहा तो कोई उसकी फॉलोइंग नहीं है कुछ। ऐसे फैन बेस पे आपको बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स भी पैसा नहीं मिलेगा, आपको ब्रांड्स नहीं मिलेंगे। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आईसीसी के जो बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं ना, उन्होंने भी पैसा लगाया होता है, उनको भी व्यूअरशिप चाहिए होती है। और कभी भी आप पूरे एम्प्टी स्टेडियम वाला मैच देखने में कभी मज़ा नहीं आएगा। आप टीवी में भी देख लीजिए, जब खाली स्टेडियम हो, कोविड के टाइम पे हमने देखा था, हम आईपीएल देख रहे थे या कोई से बड़े बड़े लीग देख रहे थे, चलो वो तो कोविड का टाइम था, बट कोविड के जब सब कुछ खुल चुका है यूएई के अंदर, फिर भी कोई फैन नहीं जा रहा। हाँ, उनके पास वो कॉस्ट बियर करने की पावर है कि वो खाली स्टेडियम भी अगले 100 साल तक भी अगर कोई देखने ना आए, फिर भी उन्होंने पैसा, मतलब कि अपना, उनको कमी नहीं है पैसे की। तो अगर ऐसे ये किसी छोटे देश में बना होता तो उनको तो क्राइसिस हो जाता, इतना बड़ा स्टेडियम और उसकी कॉस्ट ही नहीं निकल पाएगी अगर आपके पास फैन बेस नहीं आ रहा, जो कि अभी हम पाकिस्तान के केस में देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पीएसएल जो हो रहा है, क्वालिफायर्स, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं क्वालिफायर्स के अंदर पीएसएल में, स्टेडियम आधा भी नहीं भरा हुआ। तो ये हाल है। अभी काफ़ी चर्चा में ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या गया है, ऐसे क्राइसिस क्यों चल रहे हैं, कराची में कोई मैच देखने क्यों नहीं जा रहा है। तो सबसे बड़ा इशू यही रहता है, आपके पास अगर बढ़िया फैन बेस नहीं है तो कोई स्पॉन्सर नहीं आपको उतनी बड़ी डील देना चाहेगा जितने आप मांग रहे हो या जितने के आप हकदार हो। फैन बेस इज़ द की। फैंस, क्राउड्स, लोग चाहिए, पैशनेट फैंस। अफ़गानिस्तान में पैशनेट फैंस हैं, बट क्या करें, उनकी कुछ इंटरनल जो सिक्योरिटी इश्यूज़ के कारण वहाँ पर कोई टीम, इवन अफ़गानिस्तान की ही टीम नहीं खेल पाती वहाँ पर। तो वैसे फैन बेस का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो एक आपको न्यूट्रल वेन्यू, एक ऐसा वेन्यू जहाँ का क्लाइमेट कंडीशन पूरे 12 में से 9 महीने क्रिकेट के लिए स्पेशली बना हुआ है। आप काठमांडू की बात ले लीजिए, आप पोखरा की बात ले लीजिए, आपके 12 में से 9 महीने का टेम्परेचर मैक्सिमम जाता है वहाँ पर 30 डिग्री। तो ऐसे बढ़िया बेस्ट क्रिकेटिंग जो कंडीशन है, ऐसे वेन्यूज़ को छोड़ के, और जहाँ पर ऐसा फैन बेस है, इतना तगड़ी फैन फॉलोइंग है, अगर नेपाल का मैच कभी भी लाइव स्ट्रीम होता है तो वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वर्सेस व्यूअरशिप देखें तो नेपाल नंबर 1 पे है अभी भी। जो हमारा फैन बेस है इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना यूनाइटेड है, कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फ़ैन की, और इस फ़ैन के अब एग्जाम्पल देखे जाने वाले हैं कुछ टाइम से। तो आईसीसी भी देख रहा है काफ़ी टाइम से। तो आईसीसी चाहता है कि नेपाल जल्द से जल्द अपने आप को डेवलप करे इंफ्रा के मामले में और सिक्योरिटीज़ के मामले में। और अगर ये सब चीज़ हो जाती है, अगर ये इन केस टाइम पे हो जाता है, तो जो आईसीसी के बड़े इवेंट्स हैं ना, जो यूएई को दिए जाते थे, जो यूएई के पास चले जाते थे ऑटोमेटिकली, वो नेपाल आने में कोई ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। बस हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। हमारे जल्द से जल्द जो 2-4 स्टेडियम जो हमारे बन रहे हैं उनको हमें फिनिश करना है विद आईसीसी स्टैंडर्ड्स। ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब कि ज़्यादा पैसे वाले प्रोजेक्ट भी नहीं है, ज़्यादा पैसा लगना भी नहीं है उनके अंदर। मुल्पानी हमारा ऑलरेडी 50% डन है, उसको हमें जल्द से जल्द फिनिश करके 1 साल के अंदर, मैक्सिमम 1 साल के अंदर उसको फिनिश करके आपको तैयार करके रेडी कर देना है 25,000 की कैपेसिटी के साथ विद प्रॉपर फैसिलिटीज़। और 2 ग्राउंड है मुल्पानी के अंदर, तो मुल्पानी एक हो चुका है। टीयू के भी अपग्रेडेशन हो सकते हैं, कुछ पैराफिट्स बन सकते हैं, कुछ फ्लड लाइट्स लग सकती हैं, और सिटिंग कैपेसिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ। तो टीयू और मुल्पानी काठमांडू के 2 ग्राउंड आपके किसी भी इवेंट को होस्ट करने के लिए रेडी है। इवन अगर हम पोखरा की भी बात करें, अगर पोखरा साइड बाय साइड हमारा डेवलप हो जाता है, तो हम ऐसा कोई इवेंट ले सकते हैं जिसमें हम एक दिन में 3-3 मैचेस भी इजीली हम करवा सकते हैं एक ही टाइम पे, 3 अलग अलग ग्राउंड के अंदर। तो और पोखरा आधे घंटे की फ्लाइट की दूरी पे है काठमांडू की, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और 5 स्टार फैसिलिटीज़, होटल्स के अंदर जो मिलने वाले जो सारी फैसिलिटीज़ 5 स्टार, तो टूरिस्ट स्पॉट है तो 5 स्टार फैसिलिटीज़ तो आपको मिलेंगी, वर्ल्ड क्लास मिलेंगी। तो देखिए आईसीसी भी इंडिया के इर्द गिर्द ज़्यादा, मतलब कि अपनी पॉपुलैरिटी को ज़्यादा इंक्रीज, क्योंकि इंडिया में हब है, 80% आईसीसी की फंडिंग इंडिया से ही आती है और इंडिया को ही चली जाती है। तो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक रहने देना चाहती आईसीसी भी, इसको ग्लोबल ले जाना चाहती है। तो नेपाल एक ऐसा ऑप्शन है जो सेकंड नंबर पे उभरता हुआ आ रहा है। इससे पहले पाकिस्तान था, पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज़ और इंडिया के साथ जो क्लैशेस वगैरह हैं, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें हैं पाकिस्तान में। और अभी उनको अपनी ही व्यूअरशिप के लिए भी क्राइसिस हो रहा है। अगेन बांग्लादेश का भी हम देख चुके हैं, बांग्लादेश में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इन केस ऑफ टेम्परेचर, और जो ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है, तो गर्मी के टाइम पे वहाँ पर मैचेस कराना, तो कोस्टल एरिया है तो बहुत दिक्कतें आती हैं। नेपाल एक ऐसा है कि मतलब आप ये समझिए कि आपके सारे मैचेस जो हिमाचल में धर्मशाला वाले जो एल्टीट्यूड पे हो रहे थे, बस उसी के आसपास के एल्टीट्यूड में हमारे सारे स्टेडियम्स बन जाएंगे। हमारे वैसे हिमाचल जो धर्मशाला के आसपास जैसी हमारी फैसिलिटी, उससे कहीं गुना अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ काठमांडू के अंदर हमारा बेस तैयार हो जाएगा, पोखरा के अंदर बेस तैयार हो जाएगा। अभी एक्स्ट्रा टेक ने जो जिस हिसाब से काबिल तारीफ़
है उनका काम, जिस स्पीड से उन्होंने अपना काम किया है। तो वो तराई रीजन में हमारे 2-4 स्टेडियम्स हमारे तराई रीजन में आ जाएंगे। एक चितवन में, वो भी गौतम बुद्ध इंटरनेशनल जो क्रिकेट ग्राउंड है, वो भी अब टेंडर प्रोसेस में चला गया है और उस पर भी काम होना शुरू हो गया। तो ऐसे तैसे हमारे 4 या 5 स्टेडियम्स हमारे रेडी हो जाएंगे। तब वो दिन भी दूर नहीं है कि आईसीसी नेपाल को टेस्ट की जो मान्यता है वो भी दे सकता है, क्योंकि आपको यही चीज़ें चाहिए होती हैं। उनको भी टेस्ट को आगे लंबा खींचना है। टेस्ट क्रिकेट को उनको ज़िंदा रखने के लिए ऐसे नेशन की ज़रूरत है जिसके पास बढ़िया फैसिलिटीज़ हो, बढ़िया ग्राउंड हो, बढ़िया आपका डोमेस्टिक सर्किट हो और बढ़िया और बहुत ही अच्छा खासा फैन बेस हो। इन सभी चेकलिस्ट पे नेपाल साइन करते हुए ये सारी चीज़ों को अगर कंप्लीट कर लेगा तो वो दिन दूर नहीं, हम टेस्ट खेलते हुए भी नजर आएंगे। हमारे पास स्पॉन्सर्स की कमी नहीं है। अगर मैं नेपाल के अंदर कोई सीरीज़ करूँ तो इवन नेपाली स्पॉन्सर्स भी इतना है कि आपको बाहर की फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। ऐसा दूसरी कंट्रीज़ में देखा नहीं जाता। वहाँ पर आईसीसी के ही फंड से टूर्नामेंट कराए जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हम बिना आईसीसी के फ़ंड को यूज़ करके भी अच्छा खासा टूर्नामेंट करवा सकते हैं अपने ही पैसों से, नेपाली ब्रांड्स के प्रमोशन से ही। तो उतना पैसा हमारे पास भी है। हमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, क्योंकि ये सारा गवर्नमेंट का काम है। ये कैन भी नहीं कर सकता है और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है नेपाल के लिए। मतलब आप टूरिस्ट की डेस्टिनेशन और क्रिकेट लवर्स की डेस्टिनेशन नेपाल रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। इसके लिए मैं पूरा 100% श्योर हूँ। ये आने वाले 3 या 4 सालों के अंदर होने वाला है। आईसीसी भी वैसे ही डेवलप कर रहा है और उसी कैटेगरी के अंदर नेपाल को पुश कर रहा है। यानी जो एशिया कप क्वालिफायर करवाया था तो सबसे सस्ती बिडिंग और सारी फैसिलिटीज़ के साथ वो नेपाल ने सबसे सस्ती बिडिंग दी थी, क्योंकि यहाँ पर नाइट रहने का जो कॉस्ट है, जो होटल्स को देना पड़ता है, 5 स्टार होटल्स के जो कॉस्ट हैं वो काफ़ी मिनिमम है। कंपेयर इंडिया से भी काफ़ी सस्ते हैं हमारे होटल्स। हमारे जो हॉस्पिटैलिटी जो चार्जेस हैं वो सबसे सस्ते हैं इन साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आईसीसी का इवेंट होस्ट करने के बाद पैसा काफ़ी ज़्यादा बचता है यहाँ पर। दुबई में ये नहीं है। दुबई में आपको काफ़ी कॉस्ट देनी पड़ती है, आपको काफ़ी महंगे होटल्स हैं एज़ कम्पेयर टू नेपाल। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि आईसीसी का तो फ़ायदा है, अपने बड़े एसीसी और आईसीसी का तो फ़ायदा है नेपाल के अंदर इवेंट कराने का। उनके आधे पैसे बच जाते हैं अगर वो नेपाल के अंदर कोई सा भी टूर्नामेंट करवाते हैं। तो उस हिसाब से भी उन्होंने इकोनॉमिक्स पूरी अच्छी तरह समझी हुई है नेपाली कंडीशन में। प्लस आपको एक बढ़िया फैन बेस मिल जाता है जहाँ से आपको अच्छी खासी व्यूअरशिप आती है और आपको लाइव सपोर्ट मिलेगा लोकल से। तो ये सब चीज़ का जो एक मिश्रण है ना, इन सब चीज़ का जो एक पूरा एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, यही सभी चीज़ नेपाल को एक बढ़िया न्यूट्रल क्रिकेट वेन्यू के रूप में डेवलप करेगी और साथ साथ नेपाली क्रिकेट को भी स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी मदद करेगी। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।